कर दे लाइव। हो गया लाइव। आज 16 तारीख है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बस 1 सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो कल तक हमने बात की थी रिकरिंग डिजिट की, इन सारी कहानियों की। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। क्या चर्चा करेंगे भैया? आज हम चर्चा करेंगे नंबर की। मेरे बच्चों, नंबर को है ना हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से 2 हिस्से और कैसे 2 हिस्से? तो एक वर्ड का नाम सुना होगा, नंबर लाइन। ये सब सुना आपने कभी? नंबर लाइन। हाँ भाई। एक शब्द होता है जी नंबर लाइन। हिंदी में इसे कहते हैं संख्या रेखा। हिंदी में कहते हैं जी संख्या रेखा। हाँ है ना। ये अपने आप में बहुत ही अहम चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ध्यान से सुनिए, समझिए। नंबर लाइन क्या होता है जी? एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट करे जा सके। जब बिल्कुल बीचों बीच होता है ये 0 होता है, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4 और इधर +∞। इधर जो होते हैं मेरे बच्चे -1, -2, -3, -4 और -∞। देखिए जी, नंबर को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये 2-3 चीजों में समझ के तब आएगी चीजें समझ में। एक होता है इंटीजर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। जैसे 2, -2, 1, -1, 0, 5, ये सारे के सारे मेरे क्या है? पूर्णांक है। मैं कहूँ 34 क्या है? पूर्णांक है। और दूसरा होता है मेरे बच्चे डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल को आप जानते हैं हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। डेसिमल को हम कहते हैं दशमलव। तो मैंने यहां पे अभी पूर्णांक लिखे कि 0, 1, 2, 3 प्लस का उधर माइनस का इधर। इस तरीके से हम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां आप 2-3 चीजें समझिएगा। ये जो प्लस वाले रहते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हाँ है ना, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। मेरे प्यारे बच्चों, इन धनात्मक पूर्णांक का ही एक नाम और है जिसे हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों बच्चों, ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर। इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक। मेरे बच्चों ये जीरो इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। हाँ है ना। जीरो अपने आप में कंप्लीट होता है और जीरो इंटीजर कहलाता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी जीरो के आगे प्लस माइनस लगाने का कोई अर्थ नहीं, गलत है ये। जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इस बात को ध्यान रखिए। एक बात और, इसी के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक और अच्छा सा क्लासिफिकेशन इसके आधार पे भी होता है क्या, कि ये जो कहानियां लिखी है ना, ये जो कहानियां लिखी हैं मेरे बच्चों, नंबर लाइन वाली, इसको हम 5 कैटेगरी में यहां से बांटेंगे। कौन सी 5 कैटेगरी होगी सुनिए। सबसे पहले होता है मेरे बच्चों जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। इसमें केवल जीरो शामिल होता है। फिर होता है जी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक हिंदी में मैंने लिखा ही है। इसी को मेरे बच्चों हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक होता है मेरे बच्चे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं मेरे भाई से। इसमें -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन होता है। ऐसे ही होता है मेरे बच्चे एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है। हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो लिखेंगे गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक। मेरे बच्चों इसे हिंदी में क्या कहेंगे मेरे बेटे प्यारे बच्चों? गैर धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे जी? गैर धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। देखिए जो धनात्मक नहीं है, जीरो क्या पॉजिटिव है? नहीं, तो यहां आएगा। -1 पॉजिटिव है? नहीं। -2 पॉजिटिव है? -3 पॉजिटिव है? तो ये जितने भी इंटीजर लिखे जा रहे हैं आपके सामने, ये सारे के सारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों एक आखिरी और लिखवा रहा हूं मैं आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना, जो नेगेटिव नहीं, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। इसी का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर भी इसी को बोलते हैं, पूर्ण संख्या जो हम कहते हैं। मेरी बात समझ गए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर जिसे हम कहते हैं। ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है। 0 नेगेटिव है जी? नहीं है। 1 नेगेटिव है? नहीं है। 2 नेगेटिव है जी? नहीं है। 3 नेगेटिव है जी? नहीं है। 4 नेगेटिव है जी? नहीं है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए, ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव नहीं है, ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव नहीं है, वो मेरे बच्चों कहलाती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी। नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही एक दूसरा नाम होता है होल नंबर। एक बार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएं।
बेटा इनके 5 सेट है ना, ये 5 सेट बना दे अलग अलग। ये सारे एक जैसे रखे हुए हैं ना सारे, सारे मर्ज कर कर रखे हैं ये, मतलब 5 सेट ना। पढ़ लिया भाई, आराम से पढ़ो इस बात को, 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें निकलनी है, आगे आप फंस जाएंगे इन चीजों में अगर नहीं समझेंगे तो। बड़े मेरे भाई आइए। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ रात में। इसको मेरे बच्चे होल नंबर कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड होल नंबर। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट? अब और आगे आते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये सब तो सीख लिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 ये -1 2 3 4 5 ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये कौन सीखेगा कि डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। लो मैं आपको कहूं 0.5 बताइए कहां रिप्रेजेंट होगा, तो इसका तरीका 5/10 कर दिया जी, काटेंगे 1/2। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1, तो इसके 2 हिस्से कर दो, 1 और 2 हिस्से हो गए, तो जो पहला हिस्सा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1/2 यानी 0.5 को, हाँ है ना। चलिए और समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा होता यहां पे कि भैया मुझे बताइए 0.7 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझना है कि इसका मतलब है 7/10, यानी यहां से 10 हिस्से करो 0 से 1 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 7वां हिस्सा होगा ना, लेट से ये अगर 7वां हिस्सा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 7/10 को, यानी 0.7। मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि सर मुझे बताइए 0.89, तो इसका मतलब है कि आप 0 से लेके और 1 तक, 0 से लेके 1 तक 0.89/100 करेंगे तो 100 हिस्से बांट दीजिए। कितने हिस्से बांट दीजिए मेरे भाई? 100 हिस्से बांट दीजिए। कितने हिस्से बांट दीजिए? 100 हिस्से बांट दीजिए। तो उसमें जो 89वां हिस्सा होगा, जो 89th पार्ट होगा, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0.89 को। मेरी बात समझ पाए या नहीं? मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 3.786, बताइए यार ये कहां पे आ रहा होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर 3 पॉइंट मतलब 3 से आगे की बात हो गई, पहली बात तो ये 0.786 के बटे पॉइंट हटाएंगे तो बटे 1000 करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 से 4 तक के बीच में 1000 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो? ऐसे ऐसे करके 1000 टुकड़े कर दो। तो जो 786वां टुकड़ा होगा, जो 786वां टुकड़ा होगा, इट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर होगा। 786वां जो टुकड़ा होगा वो आपका उत्तर होगा, हाँ है ना। मेरी बात समझे कि नहीं?
आइए मेरे बच्चों, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई मुझे कुछ और चीजें बताइए लिख के, अब मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे यहां पे भी बताइए कि रूट टू कहां होगा, या रूट टू से भी पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे ये बताओ कि आप 0.7 पे बार कहां रिप्रेजेंट करेंगे, 0.7 पे बार कहां रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन बनेगी 7/9। इसका मतलब ये हुआ कि सर जीरो से लेके एक के बीच में, जीरो से लेके एक के बीच में अगर 9 टुकड़े हैं मेरे दोस्तों, 9 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े हैं, तो जो सातवां टुकड़ा रहा होगा जहां पर कहीं भी, वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0.7 पे बार को, है ना। तो इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दे। अब थोड़ा सा मैं असली चीज बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यहां एक लिखूं, यहां एक लिखूं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं क्या, कि सर हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। तो एक का वर्ग, एक का वर्ग, एक और एक दो, यानी ये वैल्यू आएगी रूट टू। किसी भाई को दिक्कत है? मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये वैल्यू एक है, ये वैल्यू दो, तो बताइए ये वैल्यू वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 का वर्ग 4 और एक √5 वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं? अब मैं जो मेन चीज समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, क्या कि अगर मान लीजिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटा ये वैल्यू एक है, ये वैल्यू √3 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो आप सोल्व करके देख लेना, ये वैल्यू आएगी √2, क्योंकि √2 का वर्ग 2, एक का वर्ग 1, 2 और 1 3, √3 आएगा, है ना। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि ये वाली वैल्यू मान लो मेरे बेटा एक है ना, ये वैल्यू √5 है, ये वैल्यू वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप करके देखेंगे तो ये वैल्यू √4 आएगी। किसी भाई को दिक्कत है? ये वाली वैल्यू क्या आएगी, √4 आएगी। √4 को आप दो भी कह सकते हैं, लेकिन अभी रूट कहते चलिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिएगा, ये वैल्यू एक है, ये √4 है, तो ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, तो 100% ये वैल्यू √3 रही होगी, तभी तो इनका सोल्व कर रहे √4 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये वाली वैल्यू √6 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 100% ये वाली वैल्यू √5 होगी, है ना। अब आप इसकी तरफ गौर से सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए, देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, टकटकी बांध कर देखते रहिए, और महसूस करिए कि मैं यहां से क्या कराना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं ऐसा यहां से। तो अगर आप चीज को जान गए तो बहुत बड़ी बात है।
देखिए मेरे बच्चों, क्या आप कर पाए इतनी बात को? तो मैं पता है यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे बेटा कि अगर ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू रूट एन है, तो ये वाली वैल्यू हर हाल में रूट एन माइनस 1 होगी। हाँ है ना? ये मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूं। ऐसे हर साल में अगर एक साइड में एक ले लूं, तो जो हाइपोटेनियस है अगर उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है तो परपेंडिकुलर हमेशा ही उससे एक छोटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हमेशा ऐसा हो। अब आ जाइए मेरे बच्चे, मैं अगर इस सवाल में आपसे ये पूछ बैठूं, इफ अगर मैं इस सवाल में आपसे ये पूछ बैठता मेरे बेटा, क्या आपने सारी चीजें बता दी कहां कहां प्लेस करती, मुझे ये बता दीजिए रूट टू कहां पे प्लेस करेगा, रूट टू कहां आएगा? तो आप कहेंगे सर रूट टू की जो वैल्यू है वो ऐसी होती है 1.412, ये वो चलता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। ये जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं मेरे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, तो उसकी आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते। फिर उसे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो फिर मेरे बच्चे उसे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उसका तरीका ये होगा, एक बच्चा कह रहा है 1 और 2 के बीच में आएगा, ये तो सभी ना बता देंगे, बिल्कुल एक्यूरेट कौन पॉइंट आउट कर पाएगा इसको? तो देखिए मेरे दोस्तों क्या तरीका है। तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, 1 सेंटीमीटर लंबी यहां लाइन खींच लें, ये खींच लीजिए। कितने सेंटीमीटर लंबी खींची भाई मैंने ये लाइन? 1 सेंटीमीटर। किसी भाई को दिक्कत नहीं? फिर क्या करें सर? फिर आप 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ऊपर खींच दें। खींच दी सर, 1 सेंटीमीटर ऊपर खींच दी, 1 सेंटीमीटर आपने नीचे खींच दी। ठीक है जी, बिल्कुल परपेंडिकुलर खींच दिया। तो ये जो लेंथ है मेरे बेटा, ये क्या ही 1 है और ये लेंथ भी 1 है। हाँ है ना? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैं इसको इससे मिला दूं, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ क्या आएगी? रूट 2 आएगी। क्या मेरे भाई किसी भाई को कोई दिक्कत है इतनी बात को समझने में? नहीं। इसका मतलब मुझे अगर ये लेंथ निकालनी हो तो इसकी लेंथ आएगी रूट 2, ये लेंथ निकालनी हो तो इसकी लेंथ क्या आएगी? रूट 2। मतलब अगर मैं यहां उंगली रख दूं और यहां प्रकार की नोक रख दूं, तो ये जो प्रकार खोला मैंने, ये रूट 2 जितनी लेंथ का खुला, यानी ये जो प्रकार खुला हुआ है कितनी लेंथ का खुला हुआ है? रूट 2 लेंथ का खुला हुआ है। तो ये प्रकार की नोक है, ये मेरा प्रकार का वो टेकने का है, ये लेंथ आ गई रूट 2। तो मैं यहां से ऐसे डॉटेड डॉटेड करता चला जाऊंगा, तो ये जो मेरी आर्क आएगी, इस आर्क की जो लेंथ होगी मेरे बच्चों, वो क्या है? रूट 2 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पॉइंट रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ है ना समझ में? गरिमा यू हैव ए डाउट, जस्ट आस्क। हाँ जी मोहित जी, 6 में नहीं 9th में पढ़ा होगा आपने। नोट्स सोनू भाई डेली मिलते हैं, मिल रहे हैं ना डेली?
आइए जी, एक बात बताइए मेरे दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई √3 मार्क करके बताइए मुझे नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे, तो आप ये बात समझेंगे कि कोई भी रूट की वैल्यू अगर आप मार्क करना चाह रहे हैं तो उससे पहले जरूरी है, जैसे √3 निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास √2 जितनी लेंथ हो, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो √2 जितनी लेंथ होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो इस बार आप क्या करें, आप √2 जितनी लेंथ आपने अभी इससे पिछले वाले में निकाली थी, तो इस सवाल में भी √2 पहले निकालना पड़ेगा उसी तरीके से। तो ये वाली जो लेंथ आई आपके पास, ये वाली जो लेंथ आई आपके पास, ये लेंथ है √2 मेरे बेटा। ये वाली लेंथ है कितनी, √2, यहां से यहां तक की। पक्का मेरे बच्चों? अब मैं यहां क्या करूंगा, इसके ऊपर 1 यूनिट लेंथ और खींच दूंगा। 1 यूनिट लेंथ में इसके ऊपर और खींच दूंगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं? बोलिए ना सर, समझ पाए या नहीं? पक्का? यानी ये 1 यूनिट लेंथ में इसके ऊपर और खींच दूंगा। खींच दीजिए। अब आप देखेंगे कि सर ये वाली लेंथ है 1 यूनिट, ये लेंथ है √2, ये 90 है, तो ये ऐसे ही तो बन रहा है कि सर ये √2 है, ये 1 है, तो ये निकाल दोगे? बोले जी आ जाएगा, ये आएगा √3। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये वाली जो लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक की, ये लेंथ आएगी √3। मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ कितनी आएगी, √3। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां प्रकार की नोक रखूं और यहां प्रकार की वो सॉरी सिरा रखें और यहां नोक रखें, तो ये जो लेंथ खुली हुई है ये √3 जितनी लेंथ है। तो ये वाली जो लेंथ है ये √3 है, तो यहां से डॉटेड डाल के आगे बढ़ते चले जाएं तो इस आर्क ने इसे जहां काटा वो लेंथ हो गई √3, वो लेंथ होगी मेरे बच्चे √3। हाँ है ना? और ये आपका आंसर हो गया जी। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, यहां तक की कहानी आपको समझ आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे। तो क्या मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मुझे माइनस रूट के अंदर -2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? क्या आप रूट के अंदर -2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? तो आप कहेंगे सर रूट की कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी तो इसी तरह रिप्रेजेंट करनी होगी। भैया ये कोई वैल्यू होगी या तो प्लस में लेनी होगी सर या माइनस में लेनी होगी। ये भी कोई वैल्यू प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। तो जो मेरा हाइपोटेनियस आएगा इस वैल्यू का स्क्वायर होगा। तो प्लस माइनस का मैं वर्क करूंगा सर, प्लस में इस वाली का वर्क करूंगा, प्लस माइनस का वर्क करूंगा। और मेरे बच्चों प्लस वाली का वर्क करो या माइनस वाली का वर्क करो, दोनों ही स्थिति में यहां आना प्लस है, यहां पे भी प्लस है, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो उत्तर भी प्लस में आएगा। इसका मतलब किसी भी सूरत में आप रूट के अंदर माइनस नहीं ला सकते।
अगर किसी भी सूरत में आप रूट के अंदर माइनस नहीं ला सकते तो इस बात का अर्थ सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ ये निकला कि यहां कभी भी रूट में माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, और रूट में माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती तो आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अब यहां नंबर को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा रियल नंबर जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा है मेरे बेटा इमेजिनरी नंबर। जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरा है जी इमेजिनरी नंबर, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो रियल हो, यानी जो एग्जिस्ट करते हो, समझ रहे हैं? यानी ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है मेरे भाई इमेजिनरी नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी जिसे संख्या रेखा पर निरूपित ही नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो नंबर रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर कोई चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना है। रूट के अंदर माइनस में कभी कोई वैल्यू लाई ही नहीं जा सकती, मतलब वो हमारी इमेजिनेशन है, इसलिए वो हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। बेसिकली रूट के अंदर -1 को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टैंड फॉर आयोटा, ठीक है। अगर मैं आई स्क्वेयर करूंगा तो -1 आ जाएगा, अगर मैं आई की पावर 4 करूंगा दोबारा स्क्वेयर तो +1 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हिस्सा हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब हम मेन आते हैं जी किस पे, रियल नंबर पे। तो हमने नंबर को दो हिस्सों में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब हम आते हैं रियल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर से ही पेपर में सवाल बनने वाले हैं। दिल का सौदा हुआ रात में। तो मेरे बच्चों, आज हम बांट रहे हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, वास्तविक संख्याओं को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला इंटीजर पूर्णांक, और दूसरा है मेरे बच्चे डेसिमल। और डेसिमल को 3 हिस्सों में बांटते हैं हम। मेनली 2 हिस्से रहते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मैं सब करा चुका हूं, हिंदी में भी बता चुका हूं। शांत दशमलव क्या होता है, याद है कि नहीं? आप कहेंगे सर याद है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मेरे बच्चों अशांत दशमलव। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जैसे 0.7 पे बार 7777 ऐसे वाला, ये होते हैं नॉन टर्मिनेट होते हैं बट रिकर होते हैं। आप जानते हैं इनकी भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, इन्हें भी हम p/q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, हाँ है ना। दूसरी टाइप हमने इसकी बांटी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव, यानी ना तो मतलब टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। मेरी बात समझे?
इनको हम किसी भी हालत में पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों। हम किसी भी हालत में इनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते, ये हमारा सवाल है। ठीक है जी। तो रियल नंबर को मैंने दो हिस्सों में बांटा, इंटीजर और डेसिमल। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई भी इंटीजर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में? जैसे 2 है तो 2 को 2/1 लिख देंगे, -2 है तो -2/1 लिख देंगे, 0 है तो 0/1 लिख देंगे, 5 है तो 5/1 लिख देंगे। इसका मतलब इंटीजर को भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डिजिट को भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल को। बस एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ऐसा है जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते। हाँ है ना, मेरी बात समझे? अब एक बार आप इतनी बात को पढ़िए दोबारा से, फिर चर्चा करें। आइए मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों अब हम रियल नंबर को ही और हिस्से में भी बांट सकते हैं, और तरीके से भी बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को और भी तरीके से बांट सकते हैं। भाई एक तो रियल नंबर को हम बांट सकते हैं इंटीजर और डेसिमल में, दूसरा मेरे बच्चों हम रियल नंबर को बांट सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के टाइप में। रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसे ही हम रियल नंबर को बांट सकते हैं इरेशनल नंबर में, नल नंबर में, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरी बात समझिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर which can be written in the form of p by q. The number which can be written in the form p by q where p and q both are integer, both are integer, where p and q both are integer and q must not be equals to 0। हिंदी में क्या कहेंगे?
कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों के दोनों मेरे पूर्णांक होने चाहिए और बटे वाली चीज यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 रेशनल नंबर है या नहीं, आप कहेंगे सर है, 2/1 लिख दिया रेशनल नंबर है। मैं कहूं 5/7 रेशनल नंबर है या नहीं, है जी। मैं कहूं √2 क्या रेशनल है, आप कहेंगे सर इसको फ्रैक्शन तो बना सकते हैं √2/1, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है ना वो इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक, जबकि √2 पूर्णांक नहीं। मैं आपसे मेरे बच्चों कहूं कि 22/7 रेशनल नंबर है या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है सर, लिखा हुआ है रेशनल नंबर है। मैं आपको कहूं 0.5 रेशनल है या नहीं, बिल्कुल है। मैं कहूं 0.7 रेशनल है या 7 पे बार रेशनल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं 7/9 और दोनों इंटीजर है, इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं 5/10। मेरी बात समझे, हाँ है ना। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों ही इंटीजर होते हों, पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को मेरे बच्चों हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं जी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? द नंबर विच आर नॉट रेशनल, यानी ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं है, ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं √2, √3, क्यों? क्योंकि √2 की फ्रैक्शन बना ही नहीं सकते, आप p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख ही नहीं सकते, और जिस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख ही नहीं सकते वो रेशनल कैसे ना, इरेशनल कैसे, मतलब रेशनल बन ही नहीं सकता, वो रेशनल कैसे होगा? तो इसका मतलब फिर वो इरेशनल होगा सर। मैं कहूं मेरे बच्चे पाई रेशनल है या इरेशनल, तो 100% इरेशनल है, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता। ये तो एक लगभग अप्रोक्सीमेट मान होता है, पाई का मान होता है 3.14, ये वो खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ये। तो जो जो भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं मेरे बच्चे, वो मेरे कहलाते हैं इरेशनल। मेरी बात समझ पाए? समझिए जरा एक बार इस बात को कि भैया रेशनल नंबर क्या हुए और इरेशनल नंबर क्या हुए। अच्छा, पी एंड क्यू, क्यू लिखा ही नहीं, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, सॉरी माफ करना। बच्चा कह रहा है √4 क्या है? मेरे भाई √4 को आप 2 लिख सकते हैं ना, तो ये तो रेशनल हुआ ना, इरेशनल थोड़ी हुआ।
√9, √16, √25 ये सारे रेशनल है। जीरो क्या है? जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के बटे एक लिख दोगे तो जीरो ही आएगा, वो भी रेशनल है। -1 क्या हुआ? ये भी रेशनल है, क्योंकि -1 को -1/1 लिख सकते हैं ना, पक्का। फाई का मान, फाई जो फाई नहीं पाई, पाई का जो मान होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब पॉइंटों में चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, पक्का। √9 रेशनल हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं वापसी से इस वाले क्लासिफिकेशन पे, कि हमने रियल नंबर को ही दो हिस्सों में बांट दिया, इंटीजर डेसिमल। ये मेरा रेशनल नंबर होना है, ठीक है। इंटीजर जो होते हैं वो मेरे रेशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी मेरे रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी मेरे रेशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये मेरे रेशनल नंबर होते हैं, समझ गए। तो अब हम चर्चा करेंगे, इन चीजों की चर्चा हो चुकी है डेसिमल की, अब हम चर्चा करेंगे इंटीजर की। आ जाइए, अब हम अपनी हेडिंग डाल लेंगे इंटीजर। इंटीजर को मेरे बच्चों हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के टुकड़े करते हैं। अच्छा, पूर्णांक में भी हम केवल धनात्मक पूर्णांक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर। मेरे बच्चों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के क्या क्या टुकड़े होते हैं? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। लिखवाया था मैंने अभी, 1 2 3 4 5 6, ये सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यानी अब हम जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन्हीं का कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे क्या मेरे बच्चे? वो होगा मेरे बच्चों हमारा इवन नंबर। हिंदी में हम इसे कहते हैं सम संख्या, हिंदी में कहते हैं मेरे भाई सम संख्या। द नंबर विच कैन बी completely divisible by 2। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग हो जाए मेरे बच्चों, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी की सारी इवन नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, तो मेरे बच्चे सबसे छोटी सम संख्या 2 ही होती। आप कहें सबसे छोटी सम संख्या क्या? तो 2। आप कहें सर हमें ये बताएं कि क्या 2 तो जीरो क्या है, इवन नंबर है या नहीं? आप ये बताएं सर जीरो इवन नंबर है या नहीं? तो मेरे बच्चे 100% जीरो इवन नंबर है, क्योंकि जीरो 2 से डिवाइड होता है। आप बताएं सर -6 इवन है या नहीं? 100% है -6 इवन, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर जो 2 से भाग हो जाए वो इवन कहलाता है। लेकिन आप इवन नंबर में क्लासिफिकेशन कर किसका रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 से, हाँ है ना। तो वैसे ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, थोड़ा सा मतलब उलझन का सवाल है, लेकिन फिर भी पूछे तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो ये टुकड़े कर रहे होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े कर रहे होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा। एक बार इस बात को सुनिए, समझिए।
आइए मेरे बच्चों आगे की मेरी बात समझते हैं। अगला हिस्सा है या अगला टुकड़ा है दूसरा, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्या इसे हम मेरे बच्चों कहते हैं विषम संख्या। द नंबर डजंट डिवाइड बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब। अब इन इवन और ओड को लेके बहुत सारे संबंध बनते हैं। आइए उन सभी संबंधों में चर्चा करते हैं। क्या मेरे बेटा इवन में इवन जोड़ना हो तो क्या बनेगा, इवन में ओड जोड़ना हो तो क्या बनेगा, या ओड में इवन जोड़ना हो तो क्या बनेगा, या ओड में ओड जोड़ना हो तो क्या बनेगा। तो कुल मिला के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये हमारे कुछ सवाल बनते हैं। इवन में इवन जोड़ना हो तो क्या बनेगा, इवन में ओड जोड़ना हो तो क्या बनेगा, ओड में ओड जोड़ना हो तो क्या बनेगा। देखिए यार, मान लेते हैं 4 और 6 को जोड़ते हैं, दोनों इवन है, 4 और 6 10, 10 क्या बना इवन। तो हमेशा इस बात का मेरे बच्चों ध्यान रखना कि इवन में इवन जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा ही इवन आएगा, है ना। मान लो 4 में 5 जोड़ दो तो 4 और 5 9, तो इवन में ओड जोड़ोगे तो परिणाम भी सदैव ओड ही आएगा। मेरे बच्चों परिणाम सदैव ही ओड आना है, समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही 7 में 5 जोड़ दो, 7 और 5 12, इवन हो गया, तो रिजल्ट इवन आएगा। मैं हिंदी में समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों जब भी आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो परिणाम सम आएगा, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे परिणाम विषम आएगा, विषम में विषम जोड़ेंगे परिणाम सम आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। फिर से मैं समझाता हूं। इवन में इवन जोड़ा इवन, ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में ओड जोड़ा ओड। दूसरी बात, यही संबंध मानने से तेरी करे फिर गया भाई पैन नीचे इसमें, मोटे वाला पेन से क्लास का बाद निकालना। अगर यहां माइनस का साइन हो तो भी मेरे बेटा सेम ही रिलेशन बनता है। एक बार समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब आइए इसी में आगे। मेरे बच्चों अगर आप इवन को मल्टीप्लाई करते हैं इवन से, या इवन को मल्टीप्लाई करते हैं ओड से, या फिर ओड को मल्टीप्लाई करते हैं ओड से, तो क्या क्या आता है मेरे बच्चों। ये भी एक बहुत गहरा सवाल है। इवन को इवन से गुना करेंगे इवन आएगा, इवन को ओड से गुना करेंगे इवन आएगा, और ओड को ओड से गुना करेंगे ओड आएगा। यानी आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इवन को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो रिजल्ट इवन ही रहता है। मेन ये बात, इसको भी समझ लीजिए, फिर आगे आते हैं। दिल का सौदा बेटा, जीरो सिर्फ और सिर्फ इवन है, जीरो ओड नहीं है। आप अगर मुझसे प्रूफ कराना चाहते हैं कि जीरो क्या है, तो देखिए छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा,
हम मान लेते हैं 0 ओड है, तो चेक करके देखते हैं सारी प्रॉपर्टी। हमने मान लिया 0 ओड है ना, तो हमने एक प्रॉपर्टी सुनी है कि ओड में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट इवन आना चाहिए, है ना, हमने ऐसा सुना है, अभी कराई थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी। अब मान लिया हमने, मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये मान लिया कि 0 ओड नंबर है। अगर 0 विषम संख्या है तो ओड नंबर हुआ 0, लिख लिया। और एक और नंबर मैं ले लेता हूं 5, तो 5 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आया 5। अब मुझे बताओ 5 इवन है या ओड है, तो आप कहेंगे सर 5 तो ओड है, इसका मतलब 5 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो गलत बता रहा है। इसका मतलब 0 ओड नहीं इवन नंबर है, तो ध्यान रखना 0 एक इवन नंबर है, पक्का। अब आइए आगे की चर्चा पे। थर्ड नंबर पे, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं मेरे बच्चों, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है जी? प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली 2 different factors. One factor is 1 and other factor is the number itself, and the other factor is the number itself. हिंदी में समझिए प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अरे भैया इसको क्या हुआ? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। उसमें एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। बहुत सारी चीजें ध्यान से देखिए। ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। उसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, अदरवाइज फिर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। यानी प्राइम नंबर के लिए जरूरी है 2 ही फैक्टर हो, दोनों डिफरेंट हो, एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर वो नंबर खुद है। मेरे बच्चे चंद्रेश कह रहा 22/7 में तो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर बट पाई इज रेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 बिल्कुल भी नहीं होती। हम तो पाई का एक लगभग मान लिखते हैं 22/7। मेरी बात समझ रहे हैं? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसलिए 22/7 को पाई से रिलेट यहां मत करिए, अलग अलग चीजें। अब आइए मेरी बात है, एक बार इसको पढ़िए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बेटा, ये बताइए, अब जितना भी व्हाइट पेन में लिख रहा हूं मैं इसका हिस्सा लिख रहा हूं कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है? आप कहेंगे ना सर 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के तो बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, 1 × 1 × 1 × 1, है ना। और प्राइम नंबर के लिए जरूरी है क्या कि केवल 2 ही फैक्टर हो और दोनों अलग अलग हो। यहां तो सेम हो रहे हैं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है जी, आप कहेंगे जी बिल्कुल है, इसके 2 फैक्टर हो रहे, 1 और 2, बिल्कुल सही। 3 है जी, है 1 और 3। मैं कहूं 4 प्राइम नंबर है, 4 नंबर प्राइम नंबर है मच्छरों, तो 4 नहीं है भाई प्राइम नंबर। क्यों? 4 के 3 फैक्टर निकलते हैं, 1 2 3, अरे 1 2 4। मैं कहूं 6 प्राइम नंबर है, नहीं है, 1 2 3 6, ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 2 हुआ जी, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सारे मेरे बच्चे प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। अब इसी टुकड़े को आगे बढ़ाते हैं। 3 टुकड़े किए थे भाई उसके हमने इंटीजर के, यहां चौथा टुकड़ा लेके चल रहे हैं। चौथा टुकड़ा है जी कंपोजिट नंबर।
लिख दी थी हिंदी संख्या। कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को कहते हैं मेरे बच्चों भाज्य संख्याएं। क्या होती है जो भाज्य संख्या? द नंबर which have more than two different factors. ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हो। हिंदी में अगर मैं इसे रूपांतरित करूं तो ऐसे लिखूंगा, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। ये दो चीजें हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए और डिफरेंट भी होने चाहिए। जैसे मैं कहूं भैया ये बताओ कि एक क्या प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर एक का तो एक ही फैक्टर, एक के तो बहुत सारे फैक्टर बने, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना, लेकिन क्या ये सारे डिफरेंट है? नहीं, तो एक कंपोजिट नहीं। दो के भाई दो ही फैक्टर बनते हैं, एक और दो नहीं है। तीन नहीं है जी, एक और तीन ही बनते हैं। चार, हाँ चार है जी, एक दो और चार बनते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या क्या बनेंगे भाई? 4, 6, 9 भी कंपोजिट है क्योंकि 1, 3, 9 के 3 फैक्टर बनते हैं। 10 हुआ, 12 हुआ, है ना, 14 हुआ, 15 भी कंपोजिट है क्योंकि 15 के 3 फैक्टर बनते हैं। 3 क्या 4 बनते हैं, 1, 3, 5, 15। तो ये मेरे बच्चों सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है फिर एक क्या है। तो मेरे बच्चों एक ना तो प्राइम है, तो हम इसे लिखेंगे 1 इज तरीका, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान देना। एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुई हमारी कंपोजिट की डेफिनेशन। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे चीजें हो नहीं पाएंगी, कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस